जयपुर आवाज पहुंचाने के लिए अपने हाथ की मिट्टी बंच करके जोर से बोलिएगा, बोलिए जय सरदार, जय सरदार। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। गुजरात के हार्दिक पटेल सरदार पटेल की मूर्ति के अनावरण कार्यक्रम में पाटीदार समाज को गुजरात की तर्ज पर अपनी मांगों को लेकर दी एक नई दार। डूंगरपुर राजस्थान के डूंगरपुर जिले के बछड़िया गांव में पटेल पाटीदार डांगी समाज का भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति अनावरण के कार्यक्रम में गुजरात पटेल पाटीदार समाज की मांगों को लेकर पूरे गुजरात में ही नहीं बल्कि देश भर में अपनी पहचान बना चुके हार्दिक पटेल ने डूंगरपुर जिले के बछड़िया गांव में पहुंचकर पटेल पाटीदार डांगी समाज को अपनी मांगों को लेकर सरकार के सामने रखने के तमाम मुद्दों को लेकर बोला। साथ ही उन्होंने दो टूक शब्दों में कह दिया कि मांगे बिना मां भी बेटे को नहीं परोसती। ऐसे में उन्होंने समाज के 11 मुद्दों पर चर्चा की। तमाम मुद्दों पर चर्चा करते हुए पटेल पाटीदार डांगी समाज को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि समाज राजनीति से ऊपर नहीं, राजनीति समाज से ही निकलती है, इसलिए समाज सर्वोपरि होना चाहिए। इन तमाम मुद्दों को लेकर हार्दिक पटेल ने क्या कहा, देखिए ये खास खबर। इसका चुनाव नजदीक है। इस राजस्थान और भारत की धरती पर कोई हेलीकॉप्टर लैंड नहीं होगा जब तक हमारे समाज की मांगे नहीं मानी गई। मैं चाहता हूँ दोनों हाथ ऊपर उठाकर जय घोष करें और आवाज दें, भाई श्री हार्दिक जी पटेल विरमगाम गुजरात के पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, तू जरा भी साथ दे तो और बात है। चलने को तो एक पांव पर भी चल रहे हैं लोग, दूसरा भी साथ दे तो और बात है। भाई जोरदार तालियों के बीच में हार्दिक जी पटेल विरमगाम गुजरात। भारत माता की सच बताऊं तो मुझे ऐसा था कि गुजरात में ही पाटीदार समाज क्रांति की ज्वाला को मजबूत कर सकता है, लेकिन 24 तारीख का पाटीदार समाज का वो महाकुंभ और उसके बाद आज की इस विशाल महापंचायत का नजारा देख के मैं राजस्थान की इस पवित्र धरा को मान गया हूं। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, सलाम करता हूं। आज डूंगरपुर जिले के इस बिचड़िया गांव में अखंड भारत के शिल्पी और लौह पुरुष श्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा अनावरण कार्यक्रम में मंच पर मौजूद सभी मंचस्थगण, बड़ी संख्या में यहां पर उपस्थित जो माथे पे पागड़ी लगा के समाज को संस्कृति के साथ एक नई पहचान दी है, ऐसे हमारे बुजुर्ग माँ उमिया और माँ खोरल की तरह जो पवित्र है, ऐसी हमारी माता बहनें और भविष्य में जो इस समाज का नेतृत्व करने वाले और समाज को एक नई दिशा और नए आगाज के साथ आगे ले जाने वाले हैं, ऐसे सभी युवा साथियों का मैं हाथ जोड़कर नमन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बहुत समय हुआ है, भोजन का समय भी बाकी है। यहां से जितनी भी बातें समाज के हित के लिए हुई है, समाज की मांगों के लिए हुई है, मैं निश्चित रूप से ये मानता हूं कि ये सारी चीजें किसी भी प्रकार के विवाद से पूर्ण रूप से समाज को मिल सकती है अगर समाज की एक शक्ति, वो है संगठन शक्ति, अगर बरकरार रहे तो चाहे राज्य सरकार हो, चाहे केंद्र सरकार हो, कोई भी सरकार हो, वो आपकी बात को कभी टाल नहीं सकती साहब। और उसका सबसे बड़ा उदाहरण अगर कोई है तो ये मंच पर बैठे हुए हमारे नेता। यहां पर कोई भाजपा वाला है, कोई कांग्रेस वाला है, कोई और पार्टी का है, और यही बात अगर सालों सालों तक चलती रही, जब भी समाज की कोई बात आए, जब भी समाज की कोई मांग आए, तो पार्टी को ऊपर उठ के जब मंच पर एक साथ बैठेंगे तो किसी भी बात, चाहे वो समाज के हित की हो, चाहे समाज के राजनीतिक की हो, चाहे समाज के शिक्षण की हो, कभी भी हम पीछे नहीं हट सकते जब तक ये शक्ति रहेगी। हम हर वक्त आगे बढ़ते हैं।
और यहां से दो चार चीज बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब मैं गुजरात में आंदोलन कर रहा था और उस वक्त मुझे गुजरात से 6 महीने के लिए बाहर भेजा गया, तो मैं उदयपुर में रहता था। हमारे पुष्कर जी डांगी ने मुझे 6 महीने के लिए घर दिया था और उस टाइम काफी उनको तकलीफ भी होती थी, लेकिन समाज का लड़का हूं, समाज का भाई हूं और वो मेरे समाज के बुजुर्ग हैं, ये मान के मुझे 6 महीने के लिए उनके घर पे रुकने का मौका मिला था। और इस बात को मैं हर वक्त माथे पर ऋण लेकर घूमता हूं कि राजस्थान के डांगी पाटीदारों ने मुझे 6 महीने के लिए आसरा दिया था और उस ऋण को कभी चुकाना पड़ेगा, तो उसी के लिए मुझे यहां बार बार आना भी पड़ेगा। और उस टाइम डायाभाई वगैरह डूंगरपुर, बांसवाड़ा से, सलूंबर से उदयपुर मुझे मिलने के लिए आते, तो टीएसपी क्षेत्र की बहुत बात करते थे कि हमारे वहां पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक हमारे डांगी पाटीदार पटेल कभी चुनाव नहीं लड़ सकते, उनको नेतृत्व का अधिकार नहीं मिलता, शिक्षा की बात हो, रोजगारी की बात हो, ये प्रॉब्लम है। और उस समय मैंने उस पर काफी चर्चाएं भी उन लोगों से की थी और खासकर जितने भी लोग यहां से बोले, जब भी कोई बात हम करें तो उस पर हमें ज्ञान जरूर होना चाहिए। ये जो टीएसपी की जो बात है, टीएसपी की बात को लेकर हमें काफी चर्चाएं तो जरूर करनी है, लेकिन उसका ज्ञान भी हम लोगों को होना चाहिए। हमें टीएसपी हटाने की बात नहीं करनी चाहिए, हमें टीएसपी में रोस्टर लागू कराने की बात करनी चाहिए, जिस पर हमें जोर जोर से बात करनी चाहिए। रोस्टर का मतलब क्या है कि हर साल 5 साल के बाद कभी एससी का आए, कभी एसटी का आए, कभी ओबीसी का आए, कभी जनरल का आए। अगर रोस्टर लागू होगा तो ओबीसी के नाते पाटीदार डांगी पटेल समाज को नेतृत्व करने का, प्रतिनिधित्व करने का अधिकार मिलेगा। और यह बात मैं इसलिए बोल रहा हूं कि जब हमने गुजरात में आंदोलन किया तो हमने उस पर ज्ञान नहीं था, हमने बड़ी आवाज पे सरकार से अलग अलग मांगे रखते थे, लेकिन जब पुस्तिका पढ़ने बैठे, जब बुक पढ़ने बैठे और तब जब उसके लिए हमने सरकार से बात की, सरकार से वार्तालाप की, तो आज मुझे आपको ये बताते हुए बड़ा खुशी होता है कि हमारे आंदोलन के कारण पूरे भारत में 10% ईबीसी लागू हुआ और आज पूरे देश के लोगों को 10% ईबीसी का साथियों लाभ मिलता है। गुजरात में बिन आरक्षित वर्गों के लिए निगम बना, क्योंकि गुजरात में पाटीदार समाज ओबीसी में नहीं आता, जनरल में आता है। गुजरात में पटेल समाज जनरल में आता है, ओबीसी में नहीं आता, क्योंकि ज्ञान के साथ अगर हम काम करेंगे तो हमें सफलता मिलेगी। और इसीलिए मैं यहां मंचस्थ, यहाँ की जो हमारी सरकार, आपकी जो सरकार है, उसके जो भी यहाँ नेता बैठा है वो, उनसे भी मेरी ये गुजारिश है और उसमें कोई पक्षपात नहीं। दोनों पार्टी के प्रमुख लोग जो डूंगरपुर में रहते, उदयपुर में रहते, बांसवाड़ा में रहते, उन लोगों के साथ वहां जाके सरकार से बात करनी चाहिए और यहां से नोटिफिकेशन हमें केंद्र में भेजना चाहिए कि यहां पर हमारा रोस्टर लागू होना चाहिए। दूसरी एक बात बहुत अच्छी यहां से हुई कि हमें राज्य सरकार ओबीसी का दर्जा देती है, लेकिन केंद्र सरकार में हमें ओबीसी का दर्जा नहीं मिलता। यही बात हर स्टेट में कई बार होती है। गुजरात में भी हमारे जो अंजना पटेल, वो गुजरात में ओबीसी में आते हैं, सेंट्रल में ओबीसी में नहीं आते, और उसके कारण कई बार ये चर्चाएं होती थी कि अगर हमें स्टेट की सरकारी नौकरियों का लाभ मिल जाता, लेकिन जब सेंट्रल की सरकारी नौकरियों में जब भाग लेना हो तो हमें जनरल में जाना पड़ता था। तो उसके लिए भी मेरी ये गुजारिश कि जैसे उदयलाल जी, आप सब लोगों ने मुख्यमंत्री जी से जाके बातचीत की कि यहाँ पर बोर्ड का गठन होना चाहिए, आयोग का गठन होना चाहिए, वो कोई हल्ला नहीं था। अब 10-15 लोग जाके बात की, हो गया। उसी प्रकार सेंट्रल में ओबीसी का दर्जा दिलाने के लिए उनसे प्यार से 10-15-20 लोग, प्रमुख लोग जाके बात करें और उनसे कहे कि आप हमारे खातिर, आपकी सरकार ओबीसी सेंट्रल में पाटीदार डांगी पटेलों को स्थान मिले, उसके लिए यहाँ से नोटिफिकेशन वहां भेज दीजिए। वहां जाके जो काम करवाना होगा, वो काफी लोग हैं, वहां से जाके भी वो काम करा सकते हैं। ये दो चीज बहुत ही महत्वपूर्ण है। और तीसरी बहुत अच्छी और महत्वपूर्ण बात, राजनीतिक रूप से प्रतिनिधित्व देने की बात। यहाँ प्रेम भाई उसका उदाहरण है। जब मैं पुष्कर जी के वहां घर पे रहता था तो मेरे माथे पे ऋण था, मैं तो गुजरात चला गया वापिस।
फिर आपके यहाँ 2018 का राजस्थान का विधानसभा का चुनाव आया, पुष्कर जी का टिकट काट दिया था। उस समय मैं कांग्रेस में था। पुष्कर जी ने मुझे बताया कि हार्दिक भाई, पूरे राजस्थान में एक भी डांगी पाटीदार को टिकट नहीं मिला, हमें जो यहां से मिलती थी वो भी टिकट काट दी गई है। मैं उस समय कांग्रेस में था, मैं रातों रात वहां गया और राजस्थान के इतिहास में उस दिन पहली बार हुआ था कि जिसको टिकट मिली थी उसकी काट कर हमने पुष्कर जी को टिकट दिलवाई। लेकिन उसमें गलती किसकी? हमारी। हम उनको जिता नहीं पाए। हम लड़ेंगे, हम जो चाहते हैं वो लाना चाहेंगे, मिल भी जाएगा, लेकिन अगर उसमें हम सफल नहीं होंगे तो फिर क्या होगा? राजनीतिक रूप से हमें जितनी शक्ति का इस्तेमाल करना है वो समय पर करना है, बाकी चीजों पे नहीं। यहां से 10, 15 चीज, 20 चीजें बोली गई, मुझे अच्छी लगी, मैंने सुना, लेकिन उसमें पाटीदारों की बात कितनी थी? बहुत कम थी। हम पाटीदार सब लोगों का झंडा लेके घूमते, सब लोगों का नेतृत्व करते, लेकिन जब हमें कोई तकलीफ होती है तो जिसका झंडा लेके हम घूम रहे हैं वो हमारे साथ नहीं खड़ा रहता, और उसके कारण हमें तकलीफ होती है। आज यहां से 2-4 चीज की बात हुई, मंडी की एक बात हुई, चलिए हम बात करते हैं। तो किसान आप अकेले हैं? किसान तो बाकी कौम भी है। अगर आप उनसे कहिए कि चलो हमें मंडी के लिए लड़ना है, बोलेगे नहीं, मार खाएगा पटेल, लाभ लेंगे हम, जेल में जाएगा पटेल, लाभ लेंगे हम। यहाँ जितने भी मेरी माता बहनें बैठी है ना, सब शिवाजी और सरदार पटेल पैदा करना चाहती है, लेकिन अपने घर पे नहीं, बाजू वाली रमली के घर पे। मरे तो उसका बेटा मरे, लाभ तो हम ले। ऐसा ही होता है। उसी प्रकार हमारा उपयोग ना हो जाए, हमारा कोई फायदा ना ले जाए, उसका ध्यान भी पाटीदारों को जरूरत रखना है साथियों, क्योंकि हम उत्साह में रहते हैं। वो खून है सरदार पटेल का, इसलिए कुछ भी हो पहले निकल जाते हैं। और कई बार ऐसा होता है, जब झगड़ा होता है ना, तो पहले तो हम 10-15 लोग, 25 लोग लाकड़ी लेकर निकल जाते हैं। जो पहला होता है वो अकेला ही रहता, 14 तो निकल गए। और एक बात बता दूं, हमारे गुजरात में कहावत है, आपके यहाँ भी थोड़ी गुजराती में वो कहावत चलती होगी, कि जब खेत हमारा होता है और जब हम खेत पे जाते हैं और मान लीजिए कि कोई पशुपालन पालक हमारा खेत में भैंस चला रहा है, मैं विधायक नहीं हूं, लेकिन मेरे कारण किसी एक समाज के लड़के को पुलिस इंस्पेक्टर की नौकरी मिली है, और आप अगर अहमदाबाद आते और आपको कोई तकलीफ होती है, तो चाहे मैं विधायक हूं या नहीं हूं, मैं उस पुलिस वाले को फोन करूंगा, वो तुरंत मदद करेगा, क्योंकि वो समाज की बदौलत पुलिस इंस्पेक्टर बना। ये काम हमको करना है, और ये काम हमें छोटे मोटे तरीके से नहीं, उसको पार्ट में, यानी कि एक भाग में ये काम, दूसरे भाग में वो काम। अभी चुनाव आ रहा है इसलिए सब इकट्ठे हो रहे हो, चुनाव के बाद देखते हैं कितने इकट्ठे होते हैं। चुनाव आ रहा है, 24 का चुनाव आ रहा है, विधानसभा का चुनाव आ रहा है, इसलिए हम समाज की जागृति की बात करते हैं। लेकिन अगर ये अलग जगानी है तो चुनाव के बाद भी आने वाले 5 साल तक अगर अलग जगाओगे तब जाके हम सफल हो पाएंगे। ये 1-2 साल का खेल नहीं है जिसमें हम सफल हो पाएंगे। मेरा आंदोलन 2015 में शुरू हुआ और मैं तो उस टाइम सिर्फ 21 साल का था, और समाज के आप जैसे कई सारे लोगों ने मेरे माथे पे हाथ रख दिया था कि ये लड़का तू सिर्फ निमित्त है, तू ये मत सोचना तू नेता। मैं निमित्त मानता था अपने आप को कि ये काम करने के लिए सिर्फ मैं निमित्त बना हूं, लेकिन करेगा कौन? ये सब लोग करेंगे। ये जो मंचस्थ जो हमारे प्रमुख लोग हैं वो सिर्फ निमित्त है। और 2015 का आंदोलन हमारा 2020 में सफल हुआ था, 2020 में। और एक बात बहुत ही स्पष्ट रूप से मानता हूं मैं, प्रेम जी के उदयलाल जी, कि समाज का जो मंच होता है उसमें कई लोग बोलते हैं कि ये राजनीतिक मंच नहीं है, यहां से राजनीतिक बातें नहीं होनी चाहिए, समाज का मंच। सही बात है, ये समाज का मंच है, ये राजनीति की बात यहाँ नहीं होनी चाहिए, लेकिन बिना राजनीति कभी समाज में नहीं चल सकता। अगर समाज के 2-5 विधायक होंगे, समाज के 2-5 प्रमुख लोग सरकार में दबदबा रखकर बैठेंगे ना, तभी समाज को हम मदद कर सकेंगे। और उसका बड़ा उदाहरण मैं दे दूं, जो उदयपुर में हमारे 42 लड़कों पे जो केस चल रहा है, आज एक भी समाज का विधायक नहीं है सरकार में जो आपके केस वापस दिलवा सके।
एक भी आदमी अपना नहीं है कि जो गुजरात राजस्थान सरकार के पास जाके कहे कि भैया 42 लड़के हमारे हैं, जो परिस्थिति ऐसी बन गई थी, गलत केस लग गए, उसमें कई सारे ऐसे नौजवान हैं जो सरकारी नौकरियों की तैयारी करते हैं। मैं इतना कह सकता हूं कि आरक्षण आंदोलन में राजद्रोह के मुकदमे भी वापिस हो सकते हैं, तो हमारे पाटीदार पर लगे हुए मुकदमे वापिस क्यों नहीं हो सकते? लेकिन पैरवी कौन करेगा? तो मेरी आपसे गुजारिश है मंचस्थ हमारे प्रमुख लोगों से कि 15-20 लोगों का एक ग्रुप बना लीजिए और 5 मुद्दे जो यहां से बोले गए हो, मैं सारे मुद्दों की बात नहीं करता, 5 मुद्दे ऐसे जो हमारे 42 लड़कों के मुकदमे वापस लेने की बात हो। दूसरा मुद्दा हो हमारे सेंट्रल में ओबीसी की बात हो, टीएसपी इलाके में रोस्टर पद्धति लागू करने की बात हो, हमारे बच्चों की पढ़ाई के लिए अगर मान लीजिए कोई छात्रावास बनाना, उसके लिए जमीनों की बात हो। ऐसे 5 मुद्दों पर ध्यान से चर्चाएं सरकारों से करनी चाहिए और उसमें से स्टेप बाय स्टेप अपनी बातें निकालनी चाहिए। और ये लड़ाई लंबी चलेगी, ये मत सोचिएगा कि कल जाके ये बोल देंगे तो अपने को मिल जाएगा। ऐसा नहीं मिलता कि 1-2 दिन में बात हो गई, 1-2 दिन आंदोलन किया और तीसरे दिन हमको लाभ मिल जाएगा। यहाँ नहीं मिलता। हमारे वहाँ कहावत है कि बिना मांगे तो माँ भी नहीं परोसती है, तो जाड़ी चमड़ी के कुछ नहीं देंगे। बिना मांगे माँ भी नहीं परोसती, सरकार तो जाड़ी चमड़ी की होती है। वो थोड़ी ऐसे 1-2 सम्मेलन की ओर दे दिया। और यहाँ पर 24 तारीख का सम्मेलन मैंने सुना, काफी बड़ी संख्या में लोग भी आए थे। और इतना याद रखना, मेरी माता बहनें सब लोगों को बोलता हूं, जब भी समाज की बात हो तो खेत भी होंगे, घर भी होगा, बच्चे भी होंगे, लेकिन जब समाज की बात आए, समाज का कोई कार्यक्रम हो, तो सबको साथ मिलकर समाज के कार्यक्रम में पहुंचना चाहिए। क्योंकि लोकतंत्र में इस माथे की कीमत होती है कितने लोग बैठे उसकी कीमत होती है। आप लोग मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? क्योंकि मैंने 25 अगस्त को 25 लाख लोग इकट्ठे किए थे, इसलिए क्योंकि लोकतंत्र में माथे की कीमत होती है। 24 तारीख इन लोगों ने 2-2.5 लाख लोग इकट्ठे किए, माथे की कीमत है। आज आप भिचड़िया की बात करोगे, जयपुर तक तब पहुंचेगी, क्योंकि आप 20-22 हजार लोग आए हैं, वो माथे की कीमत होती है। कई बार ये होता है मैं नहीं जाऊंगा क्या होगा, मैं समाज के कार्यक्रम में एक दिन नहीं जाऊंगा तो उससे क्या फर्क पड़ेगा। एक कहावत थी कि एक गांव में रात को सब इकट्ठे हुए, बोले कि इस कुएं में जाके दूध का एक लोटा डालना है। मेरे आपके जैसे कई लोग बोले अगर मैं अकेला लोटा नहीं डालूंगा दूध का तो थोड़ी ना उसके अंदर पानी आ जाएगा, सब लोग दूध ही डालने वाले हैं। सोचिए एक आदमी ये सोच रहा है, सब लोगों ने पानी का लोटा ही डाला, सुबह देखा दूध का एक बूंद भी नहीं था, सब पानी ही पानी था। तो कई बार ऐसा भी होगा। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि हमें संघर्ष करना है। यहाँ से जो मेरे लिए जो भी आपने आदेश दिया है, मैं निश्चित रूप से माननीय अमित शाह जी से, आपके यहाँ हमारे जो सहमंत्री नितिन भाई पटेल जो गुजरात के पूर्व उप मुख्यमंत्री भी थे, उनसे भी बात करूंगा। और निश्चित रूप से जहां से मैं आता हूं, जिस पार्टी से मैं आता हूं, उस पार्टी से नेतृत्व करने का आपको एक मौका मिले, प्रतिनिधित्व मिले, उसके लिए मैं बिल्कुल पैरवी करूंगा, उसमें कहीं पर भी पीछे नहीं रहूंगा। और जब मेरा जन्मदिन था तो सारे लोग आए थे, सुनील भाई, उदयलाल जी, महेंद्र जी, सब लोग, उन्होंने उस टाइम भी कहा था, मैंने उस वक्त भी कहा था कि मैं आप लोगों के साथ हूं। और उसमें आप लोगों ने देखा होगा जहां साथ रहते वहां पीछे नहीं हटते, उसमें फिर पूरी ताकत से साथ रहेंगे आपके साथ। और मैं चाहता हूं कि इस बार इस विधानसभा में पटेल पाटीदार डांगी समाज का अच्छा नेतृत्व हो, 2-3 विधायक हो, उसमें से जिसकी भी सरकार बने अपना मंत्री भी बने और समाज को एक अच्छा नेतृत्व देने का काम भी साथ हो। ये काम हम लोगों को करना है और मैं ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता, लेकिन मेरी जो यहाँ जो पागड़ी लगाई है, जो मुझे भी आप लोगों ने आज ये पागड़ी पहनाई है, ऐसे तो मैं उदयपुर में था तो यहाँ से लोग आते तो यहाँ अलग पागड़ी है, वहाँ पर वो अंदर राउंड वाली हो जो काले पट्टे वाली पागड़ी हुआ करती थी। तो मैंने उन्होंने कहा था कि आपने जो हमें पग पहनाई है उसका हम बिल्कुल लाज रखेंगे, कहीं पर भी आपको ये न लगे कि इस पागड़ी हमने उस हार्दिक को पहनाई थी उसका हमें दुख हुआ है, तो हमारी भी ये जिम्मेवारी कि इसकी लाज रखने का काम भी हम लोग आपके लिए करेंगे। और एक दूसरी मेरी एक विनती है, मैंने सुनील भाई को बोला था कि उत्तर प्रदेश में एक सोनेलाल पटेल करके बहुत बड़े नेता हुआ करते थे, उनकी बेटी अनुप्रिया पटेल है जो केंद्र में भी मंत्री है।
उत्तर प्रदेश में भी अलग अलग जाति लिखते हैं, कोई वर्मा लिखता है, कोई कटियार लिखता है, कोई गंगवार लिखता है, कोई सचान लिखता है, सभी पटेल। तो सोनेलाल पटेल ने उस समय एक अलग जगह थी कि भाई सब पटेल लिखो, और पूरे उत्तर प्रदेश में बड़े पैमानों पे लोगों ने पटेल लिखना शुरू किया। मेरी आपसे गुजारिश है, यहाँ डांगे लिखते होंगे, कोई अलग लिखता होगा। पाटीदार का मतलब क्या है, किसी को मालूम है? पाटीदार क्यों कहा जाता है? पाटी मतलब जमीन, दार मतलब मालिक, जो जमींदार है उसको पाटीदार कहा जाता है। पटेल जो है, जो किसानी कौम है, जो किसानी करते हैं, वो पहले पटेल थे। यहाँ किसी ने बोला कि सब लोग पटेल लगाना शुरू कर दिया, नहीं, पटेल मानवाचक शब्द है। जो गांव का मुखिया हुआ करता था उसको पटेल कहा जाता था। और ये जो हमारे जो पटेल कम्युनिटी है, हाँ भले आजकल मुसलमानों में भी कोई पटेल लिखता है वगैरह वगैरह, लेकिन नाम के आगे जब पटेल लिखते हैं तो नाम समझते ही लोग समझ जाते हैं कौन सा पटेल, उसमें वो चिंता करने की जरूरत नहीं है लोग क्या सोचेंगे क्या नहीं। अगर इतना ज्यादा हम सोचेंगे तो पटेल लिखना ही नहीं चाहिए। तो मेरी आप सबसे ये विनती है कि पाटीदार समाज, यहाँ जो पाटीदार, डांगी और पटेल लिखते हैं, अगर ये तीन शब्द हमें लिखना पड़े तो ये भी हमारे लिए दुख की बात है। तो अलग तो हमें यहीं से जगाने की जरूरत है कि पहले एक चीज तो लिखना शुरू करो। अगर सरनेम में ही 3 बंटवारे हैं, सरनेम में ही 3 बंटवारे हैं, तो फिर समाज को एक कैसे कर सकते हैं हम? तो जो भी हमारा पुराना लिविंग सर्टिफिकेट है उसमें जो भी लिखा, लेकिन अब जो बच्चे पैदा हो रहे हैं हमारे परिवार में, बहन बिटिया, उनका जो भी आप पटेल लिखो या पाटीदार लिखो, लेकिन एक ही चीज लिखो। जब मैं ये गहरू आया, जब मैं पहली बार उदयपुर आया तो डांगी लिखते थे। तो आपको ये बता दूं कि गुजरात में आदिवासी समाज जो हमारा होता है वो डांग का उपयोग करता है। तो हमारे वहां भी आदिवासी समाज में डांगी बोलते हैं, डांग, क्योंकि वो खेत में रहता, जंगलों में रहता था, तो वो हथियार नहीं थे। तो ऐसा ही एक लकड़ा होता, उसको डांग बोलते थे कि आदिवासी के हाथ में डांग, तो सामने पड़ा शेर वो भी मारते थे। तो कहने का मतलब है कि हमें कोई भी एक चीज तय करनी चाहिए, चाहे पटेल लिखो, चाहे पाटीदार लिखो, चाहे डांगी लिखो, जो भी लिखो एक ही लिखो। जैसे उन्होंने कहा कि गहलोत जी को बोला कि मैं डांगी हूं, तो बोले तू कौन? तो मैं पटेल हूं। तो बोला पाटीदार हूं, तो तीनों का आयोग बनाऊं। तो मेरा कहने का मतलब है सब लोग साथ मिलकर काम करें तभी कुछ हो सकता है। और आखिरी में इतना ही कहूंगा कि अगर एक सरदार पटेल देश की 565 रियासतों को एक करके पूरे भारत का जो निर्माण कर सकते हैं, तो हम तो यहाँ 20-22 हजार लोग हैं, पूरे प्रदेश में हम 30-35 लाख है, पूरे हिंदुस्तान में हम 27 करोड़ है। हम चाहे तो समाज का बिल्कुल निर्माण कर सकते हैं, उसमें किसी भी प्रकार का दोहराया नहीं का। यहाँ से एक नोटिफिकेशन भिजवाने का काम करिए, बाकी जो भी जिम्मेवारी हमारी लगेगी नरेंद्र भाई और अमित भाई से बात करने की, एक कार्यकर्ता के रूप में उनसे बात करूंगा। और मुझे निश्चित रूप से भरोसा है कि किसी भी समाज और राष्ट्र के प्रगति में जब भी जरूरत पड़ी है तो हमारे गुजरात के 200 पुत्रों ने उसको मदद की है। पहले गांधी जी और सरदार पटेल थे, आज नरेंद्र भाई और अमित भाई है, वो मदद जरूर करेंगे। लेकिन आप शुरुआत कीजिए, जहां अटकेगा हम आप लोगों के साथ रहेंगे। आप लोगों से मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने पहली बार ऐसा देखा कि 3-3.5 घंटे ऐसे बैठना बहुत मुश्किल का काम होता है, लेकिन फिर भी आप बैठे हैं, उसमें कोई दोहराया नहीं है कि राजस्थान में पाटीदार, डांगी, पटेल समाज अब मजबूती से आगे बढ़ेगा, उसको कोई नहीं रोक सकता। आप लोगों से मिलकर मुझे अच्छा लगा। आप लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया, मेरे हाथों से सरदार पटेल की प्रतिमा का अनावरण कराया। मैं इतना बड़ा आदमी नहीं हूं कि मैं सरदार पटेल की प्रतिमा का अनावरण कर सकूं, लेकिन मुझे जो सौभाग्य दिया है इसके लिए मैं पूरे डूंगरपुर के पाटीदार समाज का मैं हाथ जोड़ के बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। आखिरी में तो हाथ की मुट्ठी खींच के मैं जय सरदार बोलूंगा, आप जय पाटीदार बोलेंगे। और मैं चाहता हूं कि ये आवाज पहले जयपुर तक पहुंचनी चाहिए, और जयपुर के कान तक पहुंचेगी तो वो अपने आप दिल्ली भेज देंगे। लेकिन जयपुर आवाज पहुंचाने के लिए अपने हाथ की मिट्टी बंच करके जोर से बोलिएगा, बोलिए जय सरदार, जय सरदार, जय सरदार। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। न्यूज 24 पब्लिक लाइव चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें।